नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय पवन सर में। आज अपन लोग चर्चा करेंगे कि जूनियर अकाउंटेंट में अंतिम जो हमारे पास में 50 दिन बचे हैं उसमें क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, जिससे हमारा सिलेक्शन है वो क्या हो सके, सुनिश्चित हो सके। तो इसमें थंबनेल से पता लग गया होगा आपके अंतिम 50 दिनों की सफल रणनीति क्या हो और क्या पढ़े और कितना पढ़े। देखिए, तो शुरुआत करते हैं। मैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों पेपरों के बारे में टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे भी कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए, फर्स्ट में क्या पढ़नी चाहिए और सेकंड में किसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक चीज के ऊपर मैंने बताया है। तो जितने भी साथी इस लाइव सेशन के अंदर जुड़े हैं वो पहले तो वीडियो को लाइक करें, फिर वीडियो को अपने ग्रुपों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अंतिम जब परीक्षा के समय हम पहुंचेंगे तो मैं बार बार इस प्रकार के वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करवाता रहूंगा। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर चर्चा करें तो प्रथम पेपर क्या पढ़े। देखिएगा, प्रथम पेपर में हमें क्या पढ़ना है इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, पहले पेपर के रणनीति की अगर मैं बात करूं तो पहले पेपर में दो सब्जेक्टों आपके समक्ष है। पहला सब्जेक्ट राजस्थान भूगोल और कौन सा है, राजस्थान इतिहास। अब देखिएगा, सबसे पहले इसमें दिया है राजस्थान का सामान्य परिचय। तो देखिए दोस्तों, इस सामान्य परिचय को जरूर पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि सामान्य परिचय में जो राजस्थान के अंदर कितने जिले बने हैं, टोटल 50 जिले बने हैं। तो नया जो प्रश्न पूछना है वो किससे संबंधित पूछेगा आपसे कि राजस्थान में कौन सा गठित है, किसकी सीमा लगती है, किसकी सीमा नहीं लगती। प्रारंभिक प्रश्न यही पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसको एक बार जरूर देखें और इसको ज्यादा बड़ा नहीं, एक मैप ले लीजिए, इसके ऊपर इसके जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आपके सब के सब क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। दूसरा आपने देखना है भौतिक प्रदेश, याद रखिएगा कौन सा देखना है, भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश में सबसे ज्यादा फोकस करना है एक तो मरुस्थल के ऊपर, याद रख लेना किसके ऊपर करना है, मरुस्थल। और दूसरा करना है वो करना है किसके ऊपर फोकस, अरावली के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। हो सकता है इससे भी एक प्रश्न पूछा जाए। तीसरा टॉपिक है जलवायु, कौन सा है, जलवायु यानी क्लाइमेट। इसमें आपको एक तो पढ़ के जाना है, वो कौन सा पढ़ के जाना है, कोपेन का पढ़ के जाना है। किसका पढ़ के जाना है, कोपेन का। दूसरा आता है वो कौन सा आता है बताओ, त्रिवार्था का आता है। कौन सा आता है, त्रिवार्था का। और तीसरा यदि आप पढ़ना चाहो तो थार्नवेट का पढ़ सकते हैं। और अगर ये आप कोपेन, त्रिवार्था और थार्नवेट ये मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें और मैं 10 मिनट की क्लास में ये तीनों कोपेन, त्रिवार्था और थार्नवेट आपको सिखा दूंगा भी कैसे इसको पढ़ना चाहिए और किस प्रकार पढ़ना चाहिए। फिर आपने नदियां पढ़नी है, नदियों में फोकस करना है 3-4 नदियों के ऊपर। जैसे लूनी नदी हो गई है, याद रखिएगा, जैसे बनास नदी हो गई है, जैसे माही नदी हो गई है और जैसे चंबल नदी हो गई। इन 4 नदियों के ऊपर तो फोकस करना है, क्योंकि चंबल में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु लूनी, बनास और माही में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। इन दो नदियों में क्या हुआ, जिले चेंजेस हुए। तो प्रश्न पूरी संभावना है यहाँ से पूछे जाने की। फिर इसके बाद में अगला टॉपिक हमारा खनिज का टॉपिक। 100% इससे एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पुट होगा ही होगा। तो इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। और इसमें 7-8 खनिज है जिनके बार बार प्रश्न आ जाते हैं, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, सीसा जस्ता हो गया, मैग्नीज हो गया, टंगस्टन हो गया, यूरेनियम हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद हो गए, प्राकृतिक गैस हो गए। इनके ज्यादातर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद में आ गया कौन सा, ऊर्जा संसाधन। इसका भी प्रश्न पुट होना ही होना है निश्चित तौर पे। पीछे की जितनी भी परीक्षाएं आप देखेंगे अधीनस्थ बोर्ड की, तो उसमें ऊर्जा संसाधन के प्रश्न पूछे हैं। और ऊर्जा संसाधन के टॉपिक में 3 महत्वपूर्ण, तापीय ऊर्जा को ढंग से पढ़ के जाइए, सौर ऊर्जा को ढंग से पढ़ के जाइए और पवन ऊर्जा को ढंग से पढ़ के जाइए। इन तीनों में से 100% क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा। और आपको क्या रखना है, प्रश्न करने की एबिलिटी और तत्परता रखनी है। फिर इसके बाद में इंडस्ट्रीज, उद्योग की बात करूं तो उद्योग में बेसिक कंसेप्ट पढ़ने, एमएसएमई क्या होता है, उद्योग नीतियां अब तक कितनी आ चुकी है, कौन कौन सी योजनाएं आ चुकी है। संगठन जरूर पढ़ के जाइएगा, जैसे रिको संगठन हो गया, आरएफसी संगठन हो गया, हस्तशिल्प संगठन हो गया, ये संगठन जरूर पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद 3 उद्योगों पे फोकस कर लेना ढंग से, सूती पे कर लेना, चीनी पे कर लेना और सीमेंट उद्योग पे कर लेना। फिर उसके बाद में बात करूं तो जनगणना 2011 आप निश्चित तौर पे पढ़ना है, याद रखिएगा, जनगणना 2011। और जनगणना 2011 में आप देखिएगा अब तक जितने भी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है इनको जरूर एक बार पढ़िएगा। कोशिश मैं ये करूंगा कि जनगणना के जो प्रश्न है उसको मैं क्या करूं, आप जितने भी प्रश्न आए हैं वो आपको YouTube के माध्यम से मैं करवाने का प्रयास करूंगा, अगर समय रहा तो निश्चित तौर पे। अब आते हैं अपन लोग इतिहास के ऊपर। तो एक बार मैं ज्योग्राफी फिर वापस रिपीट कर देता हूँ। सामान्य परिचय, भौतिक प्रदेश, जलवायु, नदियां, खनिज, ऊर्जा, उद्योग और जनगणना, इनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि इन 4 तो आपके सब्जेक्ट हैं, 25 प्रश्न आने स्वाभाविक से 5-6 प्रश्न पूछेगा एक सब्जेक्ट। हो सकता है ज्योग्राफी के 10 पूछने, हो सकता है हिस्ट्री के 10 पूछने, कुछ ज्योग्राफी के पूछे। तो इनमें सबसे ज्यादा प्रबलता मुझे दिखाई दे रही है। अगर मैं इतिहास की बात करूं
तो इतिहास के अंदर देखिएगा किन किन के ऊपर फोकस करना है। सारा इतिहास नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि हमारे पास में दिन कितने बचे हैं, 50 दिन, और 50 दिनों की रणनीति ही मैं आपको बता रहा हूं और लास्ट में आपको यही करना है। तो देखेंगे सबसे पहले इसमें अगर अपन बात करें तो देखिएगा इतिहास के अंदर एक तो 1857 की क्रांति जरूर पढ़ के जाइएगा, कौन कौन सी छावनी है और कौन कौन से इनके एजेंट हुआ करते थे वो भी पढ़ने हैं। किसान आंदोलन जरूर पढ़ के जाना है जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन, पेंगू किसान आंदोलन, एक की या बोमट किसान आंदोलन, इस प्रकार के किसान आंदोलन 3-4 दिन को जरूर देखिएगा और प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है, निश्चित तौर पर प्रश्न पूछता है। एक कीकड़ का प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है, ये भी पढ़ के जाइएगा। प्रजामंडल का प्रश्न पूछा जा सकता है। रियासतों की अगर मैं बात करूं तो मैंने फोकस किया है, कुछ राजाओं को देखा है। इसमें मेवाड़ हो गया, जैसे मेवाड़ में कौन सा हो गया, राणा कुंभा को ढंग से पढ़ के जाना है, उनकी उपाधियां पढ़ के जाना है, कहां जन्म हुआ, ये सारी चीजें, कौन से युद्ध लड़े। फिर महाराणा प्रताप के ऊपर फोकस करना है, राणा सांगा को भी ढंग से पढ़ के जाना है और राज सिंह को भी पढ़ के जाना है। तो मेवाड़ में ले दे करके 4-5 शासक है जिनके ज्यादातर परीक्षा में प्रश्न पुट होते हैं। राणा कुंभा हो गया, राणा प्रताप हो गया, राणा सांगा हो गया और राज सिंह हो गया। इनके प्रश्न परीक्षा में लगभग 90% परीक्षाओं में इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी पूरा इतिहास पूरा चिट्ठा में नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे पास में अभी भी समय नहीं है। ये परीक्षा अगर 6 महीने के बाद होती तो फिर हम रणनीति बनाते तो उसमें पूरा इतिहास जो जो हमारे सिलेबस में एक एक टॉपिक को हम कवर करते हैं। इसके अलावा जयपुर में पूछे तो सवाई जय सिंह को पढ़ के जाना है, इधर मान सिंह को पढ़ के जाना है, इधर प्रताप सिंह को पढ़ना है और राम सिंह, ये कौन सा आपका सेकंड है, याद रखना। इसके बारे में भी पढ़ना है। तो वापस देखिए जयपुर में क्या पढ़ना है, सवाई जय सिंह, फिर सवाई मान सिंह पढ़ना है, प्रताप सिंह पढ़ना है और राम सिंह पढ़ना है। फिर इसके बाद बीकानेर में एक फोकस कर लेना, किसके ऊपर, राय सिंह के ऊपर फोकस कर लेना। और जोधपुर में किसके ऊपर करना है, मालदेव के ऊपर फोकस करना है। तो ये पूरा प्रायोजित कार्यक्रम है, वो कौन सा है, इतिहास का। इधर मैंने बता दिया किसका, ज्योग्राफी का बता दिया। तो जो भी साथी अभी इस लाइव सेशन के अंदर जुड़े हैं तो इस सेशन को क्या करें, लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक सब्जेक्ट, एक एक कहानी में बिल्कुल तत्परता के साथ मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा अगले 50 दिन में हमें क्या पढ़ना चाहिए जिससे हम अपनी सफलता को क्या कर सके, सुनिश्चित कर सकें। और मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन भी है कि आप जिस इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने ग्रुपों में जरूर इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। समय समय के ऊपर मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया कला एवं संस्कृति में क्या पढ़ना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग कला एवं संस्कृति में लोक देवता का टॉपिक देखना चाहिए, लोक देवियों का भी देखना चाहिए, याद रखिएगा क्योंकि लोक देवी और देवताओं में प्रश्न पूछने की प्रबल एक प्रश्न आ सकता है। फिर संत संप्रदाय का टॉपिक हो गया, इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है। भाषा एवं बोलियों का टॉपिक भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, प्रश्न पुट करता ही करता है। अधीनस्थ बोर्ड की पीछे की जितनी परीक्षाएं आप देखेंगे हर में प्रश्न इसका पूछा है। और साहित्य भी महत्वपूर्ण है, याद रख लेना, ये भी थोड़ा याद रख लेना, यानी राजस्थानी साहित्य, ये भी याद रख लेना। मेले एवं त्योहार को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। चित्रकला को देखना है, याद रखिएगा। हस्तकला भी अपने सिलेबस में तो इसको भी देखना है और वाद्य यंत्र को भी देखना है। और एक कौन सा हमारा आभूषण है। तो कला एवं संस्कृति की अगर मैं बात करूं, देखिएगा मित्रों, सबसे पहले लोक देवता है, फिर इसके बाद में संत संप्रदाय है, भाषा एवं बोलियां हैं, इसके साथ में क्या इंक्लूड करना है, साहित्य भी करना है। फिर इसके अलावा मेले एवं त्योहार भी है, चित्रकला का टॉपिक भी है, हस्तकला का टॉपिक भी है और कौन सा वाद्य यंत्र का भी है और आभूषण का भी है, याद रख लेना। इसमें ज्यादातर नाक हो गया, गला हो गया, इनके ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। वाद्य यंत्रों में कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है, कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है, कौन सा अवनोद है, इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। कि इसमें ये नहीं पूछता किसी की बनावट कैसी है, ये कैसा मामला है। इसमें पूछेगा कौन सा सुशीर है, कौन सा वो है। तो 3 ढंग से पढ़ लेना, एक छोड़ देना तो भी काम चलेगा, याद रखना। अभी महत्वपूर्ण ये है कि हमने पढ़ा क्या है और हम कितना याद रख सकते हैं, तत्परता हमारी कितनी है। तो ये इसके बाद में अगर मैं चौथे सब्जेक्ट की बात करूं, याद रखना, तो चौथे सब्जेक्ट के रूप में हमारे पास में 2 प्रायिकता है, याद रखना। एक तो हमारे पास में कौन सा बताएं, राज व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है बताओ, राज व्यवस्था, जिसको पॉलिटिकल साइंस राज्य प्रशासन दिया हुआ है। ये भी थोड़ा ढंग से देखना, इसमें जैसे आयोग हो गए वो देख लेना, मुख्यमंत्री देखना अभी बना है तो इसका प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन से नंबर का ये मुख्यमंत्री है और इससे पहले व्यक्ति के रूप में कौन सा था, कर्म के रूप में कौन सा था। ये थोड़ा सा एक बार 16वीं लोकसभा देख लीजिएगा, सॉरी विधानसभा देख लीजिएगा। फिर इसके बाद में कौन सा बताएं, तो ये करंट जीके है, याद रखना। कौन सा जीके बताओ, करंट जीके, इसके ऊपर भी फोकस करना है। तो इधर भी पॉलिटिकल साइंस में भी वो अपना काम करेगा, उधर भी काम करेगा। तो ले दे करके हमारे पास में कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट होते हैं। अगर मैं 5 प्रश्न भी एक का मान के चलूं तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितने प्रश्न होते हैं, 25 प्रश्न होते हैं। अगर मित्रों आप इतना सिलेबस कवर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इन 25 प्रश्नों में कम से कम मान के चलिएगा 18 से 20 प्रश्न आपके सही होने की पूरी संभावना है, याद रखना। हो सकता है ये मैं बहुत न्यूनतम आंकड़ा बता रहा हूं आपको, ये नहीं कह रहा कि 25 के 25, हो सकते हैं आपके 25 के 25 भी हो जाए और सही रात होएंगे भी।
तो अपन 18 से 20 का भी टारगेट लेके चलें तो अगर ज्यादा समय इनके ऊपर गवाएंगे तो फिर दिक्कत है। याद रखना, थोड़ा थोड़ा समय देते रहिए, तो 2 घंटे डेली के पढ़ते रहिएगा तो 100 घंटे में आराम से, मुझे नहीं लगता, क्योंकि 50 दिन अभी बाकी हमारे पास में, 2-2.5 घंटे पढ़ेंगे, 100-125 घंटे में इनको हम एक बार कवर निश्चित तौर पर कर लेंगे। अब आते हैं अपन लोग मित्रों सेकंड पेपर के ऊपर आते हैं। तो सेकंड पेपर में देखो RSR है, जिसके नियम और कानून है। डेली का नियम बना लीजिए, 10 नियम मैंने पढ़ने ही है, लोगों को सुनाने ही है, कैसे भी करें, बोलिए, घर वालों को सुनाइए, मित्र को सुनाइए, किसी को सुनाइए, 10 डेली के डेली। यही नियम किसका बना ले, GFR एंड AR यानी वित्तीय का नियम है, और एक कौन से सर्विस रूल्स है, इनके बारे में भी क्या करना है आपको, पूरा फोकस करना है इनके ऊपर। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर दोनों के प्रश्न कितने आने, देखो 50 प्रश्न आने, और पूरी संभावना है कि 50 में 50 भी लोग करके आएंगे, सही भी होंगे, कारण क्योंकि इनमें नियम है, और नियम में किसी भी प्रकार का प्रश्न में विभाजन या इसमें तोड़फोड़ नहीं कर सकता वो। फिर इसके बाद में आती है व्यवसाय पद्धति आती है, याद रखना। इसमें देखिए टॉपिक्स में बता देता हूं, परिचय, अर्थ और प्रकार दिया गया है, फिर संगठन दिया गया है, फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो अगला जो पार्टीशन दिया गया वो उद्यमिता दिया गया, लिखित अधिनियम, विलेख भी दिए गए हैं, विज्ञापन भी दिए गए, उपभोक्ता जागरूकता संरक्षण भी दिए गए, क्या क्या उपभोक्ता के अधिकार है वो, मानव संसाधन प्रबंधन भी दिया गया, संप्रेषण संचार दिया गया, और अनुशासन अंत में क्या दिया गया, समन्वय दिया गया है। ये पूरा का पूरा कोई टेक्निकल मुझे लगता नहीं है कोई सब्जेक्ट है, और ये पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, याद रखना। इसके भी प्रश्न कितने आने, देखो मित्रों 25 प्रश्न आने हैं। अगर हम देखें परिचय, अर्थ और प्रकार है तो इनका लगभग मान के चलो एक आधा प्रश्न पूछ लेगा। संगठन है, यानी इसका पूरा का पूरा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया वो किस प्रकार का है, उद्यमिता कितने प्रकार की होती है, क्या मामला है, लिखित अधिनियम कौन कौन से बनाए गए हैं, फिर इसके बाद विज्ञापन की क्या क्या पॉलिसी है, कहां कहां विज्ञापन दे सकते हैं, सरकारी टेंडर वाला विज्ञापन होगा कि नहीं होगा, उपभोक्ता जागरूकता संरक्षण, उपभोक्ताओं को क्या क्या अपने अधिकार होने चाहिए, और फिर उसके बाद मानव संसाधन प्रबंधन हो गया, संप्रेषण संचार और अनुशासन समन्वय हो गया। तो ये रटा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें एक दो छोड़ भी दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि एक लगभग ये 8 टॉपिक है, और 8 टॉपिक के कितने प्रश्न आने, 25, तो मान के चलिएगा ये लगभग 8 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितने प्रश्न होंगे, 24। तो हर से 3-3%, 4-4% की पूरी संभावना है। इसमें 5 से भी कर लेते हैं तो 20 तक के कोटे को आप पूरा कर लेंगे। फिर मैं नेक्स्ट बढ़ता हूं, देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स बड़ी सिरदर्दी का काम है, और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा कार्यक्रम। देखिएगा मैंने कुछ टॉपिक्स आपके सामने लिखे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपने पढ़ना है मुद्रास्फीति पढ़ना है, फिर देखिएगा मौद्रिक नीति पढ़ना है। अगर ये दोनों नहीं मिले तो आप कोई बुक्स उठा लीजिएगा, या फिर इकोनॉमिक्स उठाएंगे तो मौद्रिक स्फीति और मौद्रिक नीति सेकंड ग्रेड वगैरह इनमें SST सब्जेक्ट में जो ये लगता है, और इनमें से आप उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछता है, और हर बार प्रश्न का टाइटल थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। फिर उसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम याद रखेगा, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन से उपक्रम है इनके बारे में पढ़ना है। फिर देखो जनसंख्या, उधर भी पढ़ के आई है, यहाँ भी पढ़ना है, जनसंख्या रफ्तार कैसे कम हो, बढ़ कैसे रही है, कौन कौन सी समस्याएं आ रही है, अवरोधक कारक कौन से, ये सारी चीजें। फिर इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है, उद्योग उधर भी पढ़ के आए, इधर भी पूरा मामला कवर हो रहा है। फिर उसके बाद में कृषि एवं वित्त स्रोत याद रखना, यानी एग्रीकल्चर से जो वित्त के स्रोत हमें मिलेंगे उसके बारे में है। फिर भारत में कौन कौन सी और राजस्थान में कौन कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी आई है, उनका क्या अधिकार है, उसके बारे में दिया गया। फिर इसमें आर्थिक नियोजन दिया गया। आर्थिक नियोजन में देखिएगा नीति आयोग यानी प्लानिंग कमीशन, जिसका पहले नाम क्या था, योजना आयोग। 2015 के अंदर ये नीति आयोग बना। इसका अध्यक्ष कौन है, कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, कितने सदस्य होते हैं, इसकी बनावट क्या है, पूरा ढांचा क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर राजस्थान आर्थिक परिदृश्य पढ़ना है, और फिर अंत में क्या पढ़ना है, राजस्थान पर्यटन पढ़ना है। तो देखिएगा इसमें कम से कम मान के चलिएगा मित्रों कितने नंबर का काम हो जाएगा, 20% का काम हो जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितने नंबर का काम हो जाएगा, 60, अगर इन टॉपिकों को आप टारगेट करते हो तो। नेक्स्ट देखिए बही खाता और लेखाक्रम याद रखिएगा, बही खाता और लेखाक्रम। तो देखिएगा ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें नहीं कहूंगा मैं सारा पढ़े आप, टेक्निकल सब्जेक्ट है तो फिर टेक्निकल तरीके से देखेंगे। लेखाक्रम का परिचय पढ़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेखाक्रम की प्रक्रिया पढ़ी जा सकती है। अशुद्धियां एवं उनका सुधार क्या है, यानी जो गलतियां होगी, त्रुटि होगी, उनको सुधारा कैसे जा सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है, ये भी पढ़ा जा सकता है। और मूल्यह्रास के लिए लेखांकन, ये हो सकता है आप छोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साझेदारी खाता, ये भी छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये पढ़ा जा सकता है। बीमा दावा पढ़ा जा सकता है। एक कौन सा पढ़ा जा सकता है, एकल प्रविष्टि प्रणाली भी पढ़ी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना भी कर लेते हैं तो मान के चलिएगा इसमें आपके 10 से कितने प्रश्न सही होने की संभावना है, 15। टॉपिक कितने हैं,
ले देकर के 4-5 टॉपिक हैं, ढंग से अगर कर लेंगे तो 10 से 15%। कहने का मतलब अगर 15 हो गए तो मतलब 45% का नंबर का काम हम यहाँ कर देंगे आसानी से। तो तकनीक के साथ में पढ़ना है, निरंतरता के साथ में पढ़ना है। जो तकनीक और निरंतरता अपनाएगा, स्मार्ट स्टडी करेगा, अंतिम 50 दिनों में वो फतेह हासिल कर लेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अगला जो लास्ट आ गया वो कौन सा आ गया, अंकेक्षण आ गया। कोई टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, पूरा का पूरा किसके ऊपर है बताए, रट्टे के ऊपर बेसिस है, समझने के ऊपर बेसिस है। ढंग से समझोगे, ढंग से रट्टा लगाओगे, परिभाषाएं दी गई है, नियम दिए गए, अधिनियम है एक प्रकार के इसमें अंकेक्षण के अंदर, याद रखिएगा। तो ये भी कोई टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, इसमें भी आराम से 15 से लेकर के और 20% तक आराम से हो सकते हैं, याद रखना। तो लगभग अगर हम देखें तो ओवरऑल हम कितना परसेंट प्राप्त कर सकते हैं अगर इस टेक्निक के साथ में हम अगर तैयारी करते हैं तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है पूरा का मामला। अब एक प्रश्न सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है, जो भी मित्र मेरे जुड़े हुए हैं इस लाइव सेशन के अंदर, उनके मेरे पास में भी मैसेज आए खूब सारे। तो उसमें एक ही प्रश्न था, जेन्युइन प्रश्न था, पिछले 5-7 दिन से एक ही प्रश्न घूम रहा है, क्या परीक्षा समय पे होगी, क्या परीक्षा समय पे होगी क्या। तो देखो, परीक्षा की अवधि दी गई है हमें परीक्षा, और वो क्या दी गई है बताओ, 11 फरवरी दी गई है। और मित्रों आज आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड के अंदर 5वें ऑप्शन की जो प्रतिक्रिया थी उसको पूरा कर दिया गया और लागू हो गई है वो प्रक्रिया, और आज उन्होंने क्या कर दिया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो मेरे से अगर आपसे पूछें तो अभी हमें आधार किसको मान के चलना, अभी कोई राज्य सरकार का समन्वय नहीं आया। और अभी जो बोर्ड के जो अध्यक्ष आलोक राज जी, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया कि हम परीक्षा तय समय के ऊपर करवाएंगे। तो अभी हमें कौन सा मान के चलना है, 11 फरवरी मान के चलना है। जो भी साथी इस वीडियो को देखे तो अन्यथा ना ले, क्योंकि 11 फरवरी को ही मैं खुद ये चाहता हूं कि 11 फरवरी को ये पेपर हो, जो मेरे साथी, जो मेरे मित्र तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मिले, सफलता मिले। तो 11 फरवरी मान के चलिएगा। और पूरा रणनीति, पूरा बायोडाटा मैंने बता दिया क्या क्या पढ़ना है, देखिएगा एक बार इसको स्किप करके देख लेना। और जो भी अगर किसी को ये सब्जेक्ट के बारे में कोई अगर पूछना हो तो देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, इस नंबर के ऊपर आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो नंबर है देखिएगा 98-495 और 71-71-071, इसके ऊपर आप मैसेज कर देना। मैं हर आपके जो प्रश्न है उसका रिप्लाई करूंगा, मेरी तरफ से कोशिश करूंगा अभी मैं कितनी आपकी हेल्प कर सकता हूं। और जब 7-8-10 दिन आएंगे तो मैं एक क्विज चला करके और आप आपकी जो भी डाउटफुल टॉपिक है उनको मैं करूंगा तैयार करने का प्रयास करूंगा मेरी तरफ से। तो जितने भी साथी लास्ट तक इस लाइव सेशन में जुड़े हैं वो एक बार इस वीडियो को अपने ग्रुपों में शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।